भक्तों, बाबा फिर से प्रेजेंट हो चुके हैं और ये है आपका शानदार, जानदार, मजेदार और ब्यूटीफुल सा चैनल शशि कुमार 152। और आप देख रहे हैं आपके प्यारे से शिक्षक, प्यारे से टीचर और प्यारे से बाबा शशि कुमार को। किसको देख रहे हैं? शशि कुमार को। तो आपको हम बता दें, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं एकदम झक्कास सा, शानदार सा, मजेदार सा क्वेश्चन सीरीज, जो आपको काम करेगा बोर्ड एग्जाम 2023 में, यानी 12th के बोर्ड एग्जाम 2023 में एकदम धांसू काम करेगा, क्योंकि बाबा का प्रवचन होता ही ऐसा है। तो सोचना नहीं है, सोचना बिल्कुल नहीं है, और याद रखना है, जब तक बाबा है तब तक भक्तों को कोई टेंशन नहीं हो सकता। लेकिन आपको भी कुछ करना है बाबा के लिए, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और सबसे ज्यादा कमेंट करना है धराधर धराधर धराधर, और शुरुआत करना है बाबा की जय हो, शुरुआत करना है बाबा की जय हो। तो याद रखिएगा, हम आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, और हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उल्टा परासरण क्या है? उल्टा परासरण क्या है? इसी को लिखते हैं प्रतिलोम परासरण, इसी को लिखते हैं विपरीत परासरण, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बाबा कितने नाम हैं, अरे नाम कई भी हो, नाम कितने भी हो, क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछे, काम तो बाबा का प्रवचन ही आएगा। क्या? बाबा का एक मंत्र, क्वेश्चन अनेक, सब बराबर हो जाएगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना। प्रतिलोम परासरण लिखा हो, विपरीत परासरण लिखा हो, उल्टा परासरण लिखा हो, रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा हो, सबका जवाब एक ही होगा, सबका जवाब एक ही होगा। और हमारा जवाब होगा ये जो हमारे सामने दिख रहा है हमको बोर्ड पर, और हमको बोला जाता है। देखो परासरण की प्रक्रिया क्या है। मान लो हमने दो बॉक्स लिया, एक में हमने विलियन 1 रखा, इसमें हमने विलियन 2 रखा, यानी सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 रखा। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है। इधर एक का कंसंट्रेशन ज्यादा कर लो, एक का कंसंट्रेशन कर लो, बीच में एसपीएम लगा दो, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। और क्या होगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली होकर इधर का परासरण, अगर इधर का कंसंट्रेशन अधिक है तो इधर से इधर कौन आएगा? विलायक के अणु। इधर से इधर कौन आएगा? विलायक के अणु। क्योंकि आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर केवल और केवल विलायक के अनुपास करते हैं, विलय के अनुपास बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कुछ नहीं, क्या करना? अब बोलेगा देख तू हमरा में आ रहा है, हम तोरा में कैसे जाएंगे, तू हमरा जाने नहीं दे रहा है, तो हम तुमको भी आने उधर से इधर नहीं देंगे। तो इधर लगाएंगे प्रेशर, और जो प्रेशर लगाएंगे, यानी परासरण की प्रक्रिया रोकने के लिए आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अब मान लो ना तो उधर से इधर जा रहा था, ना इधर से उधर जा रहा था, हम दाब लगा दिए, आने जाने वाले को रोक दिए। लेकिन अब क्या किया? अब क्या किया? दाब लगा दिया और अधिक, दाब लगा दिया और अधिक। तो अब क्या होगा? अब उल्टा हो जाएगा, यानी इधर का परासरण उल्टा उधर जाने लगेगा, यानी इधर का विलायक के अणु उधर की ओर जाने लगेंगे। तो हमको करना क्या है? उल्टा काम होने लगा, इसीलिए इसको बोलते हैं उल्टा परासरण। विपरीत काम होने लगा, इसीलिए इसको बोलते हैं विपरीत परासरण, और उल्टा को ही बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। बात समझ में आया? सर जी इसका उपयोग कहाँ होता है? तो जैसे सऊदी अरब होता है ना, सऊदी अरबिया, इस सब में क्या है? जल का बहुत कमी है, और जल का कमी है तो वहां समुद्री जल को पीने के लायक बनाता है। और पीने के लायक कैसे बनेगा? तो कुछ नहीं करता है, हमने इसमें क्या किया? मशीन लगाया, और मशीन में हमने शुद्ध जल रखा, मतलब
समुद्र वाला जल रखा, खारे जल को रखा, लवण वाले जल को रखा और उल्टा परासरण लगा दिया। अब उसमें जो शुद्ध जल है वो तो विलायक है और हमारा जो लवण है वो क्या है, तो लवण हमारा विलय है, लवण उधर पास करेगा नहीं, परासरण दाब उल्टा लगाएंगे, हमको शुद्ध जल इस साइड आ जाएगा और इस साइड हमको केवल क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको इधर लवण प्राप्त हो गया, इस साइड शुद्ध जल प्राप्त हो गया। लगा दो एगो टोटी और लगाओ एक बर्तन और बाबा प्राप्त हो गया क्या, शुद्ध जल। इसी को बोलते हैं जल का शुद्धिकरण। क्या बोलते हैं, जल का शुद्धिकरण। तो हमारा क्वेश्चन कहता है उल्टा परासरण क्या है, या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और बोला प्रतिलोम परासरण क्या है, जल शुद्धिकरण में इसकी उपयोगिता किस प्रकार की जाती है। अब देखो, रिवर्स आर से होता है, ऑस्मोसिस ओ से होता है, तो आर ओ याद है ना, मार्केट जाता होगा तो देखता होगा केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अब हमारी एक हीरोइन है जो प्रचार करती है केंट देता है सबसे शुद्ध पानी, मतलब क्या, केंट क्या है, आरओ है, आरओ है मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है उल्टा परासरण होगा। परासरण लगाने के लिए प्रेशर, मतलब परासरण दाब लगाने के लिए प्रेशर लगाने वाला पिस्टन होना चाहिए, पिस्टन दबेगा मतलब उसमें कोई वर्क करेगा, और उसके लिए तो हम आरओ जहां लगाते हैं वहां इलेक्ट्रिक का कनेक्शन भी देते हैं ताकि वो क्या करे, आरओ सही से काम करे। बात समझ में आया, और अशुद्धि को बाहर कर देता है, अलग कर लेता है छान कर, और शुद्ध जल हमको बताता है, हमको देता है। तो उल्टा परासरण क्या है, विलयन के परासरण दाब से उच्च दाब लगाकर परासरण की दिशा को विपरीत कर देना, परासरण की दिशा को विपरीत करना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, तो इस विधि में समुद्री जल, बोले थे ना लवण वाला जल, क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी एसपीएम बोलते हैं, जो पात्र में हमने एसपीएम लगाया है यानी जिसमें हमको रिवर्स ऑस्मोसिस कराना है, उस बर्तन में हम रख देते हैं, और उस बर्तन में रखने के बाद क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, और प्रेशर लगाने के बाद लवण रह जाएगा इस साइड, शुद्ध जल जाएगा उस साइड, और लवण इस साइड, शुद्ध जल उस साइड, और हमको क्या हुआ, एक साइड प्राप्त हो गया शुद्ध और लवण, और एक साइड प्राप्त हो गया शुद्ध जल, और शुद्ध जल को हम निकाल लेंगे, घटा घट पी लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मतलब जल शुद्धिकरण में उल्टा परासरण की उपयोगिता इस प्रकार होती है। बात समझ में आया, इसी को हमने भाषा में लिखा है। इस विधि में समुद्री जल को अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम युक्त पात्र में पंप किया जाता है, मतलब प्रेशर दिया जाता है, उच्च दाब के प्रभाव के कारण समुद्री जल एसपीएम से गुजरता है। समुद्री जल क्या है, विलायक है तो गुजरेगा, आरोपित दाब परासरण दाब से अधिक हो, हम जो दाब लगा रहे हैं वो परासरण दाब से अधिक होगा तब ना प्रक्रिया उल्टा होगा। अतः समुद्री लवण, जो लवण हमारा जो साल्ट है वो एसपीएम के एक ओर, एसपीएम के एक ओर, यहां पर एक ओर, तथा शुद्ध जल एक ओर प्राप्त हो जाता है। एक साइड हमको प्राप्त हो गया लवण वाला, एक साइड प्राप्त हो गया शुद्ध जल, और इस प्रकार जल शुद्धिकरण में उल्टा परासरण की या विपरीत परासरण की या प्रतिलोम परासरण की या रिवर्स ऑस्मोसिस की उपयोगिता है। बोलो कोई दिक्कत, झंझट, परेशानी, उलझन किसी प्रकार का? नहीं सर जी, बात समझ में आया। अब देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देता है, अब तुमको हम ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं। सर जी ऐसे कैसे ऑनलाइन में ड्राई फ्रूट्स खिलाइएगा? कोई बात नहीं, तू यहाँ से देखो, हम खाएंगे, तुमको मजा आएगा, वही तो हुआ ड्राई फ्रूट्स खिलाना। बात समझ में आया? अब देखो, अब जैसे बोलता है ना, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, क्या ले गया तारों के शहर में? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। सर एक गाना अजीब आया था, गाना आया था, क्या ए खुदा तू कह दे अपने बादलों से, क्या भगवान तेरा नौकर है, क्या वो जाएगा बादल से कहने? नहीं जाएगा ना, बादल तो अपने आप होगा। तो उसी तरह से है, क्या ड्राई फ्रूट्स तुमको खिला रहे हैं, मान लेना सर जी खिला रहे हैं, तुम खा रहे हो, मानने में हमारा क्या जाता है। तो किशमिश जल में डालने पर फूलता है, जल में डाल दो फूल जाएगा, लेकिन जबकि अंगूर को चीनी के सांद्र विलयन में डालने पर क्या होता है, पिचक जाता है। ऐसा क्यों होता है?
सर जी किशमिश क्या अंगूर से प्राप्त होता है? हाँ, किससे प्राप्त होता है? अंगूर से प्राप्त होता है। बात समझ में आया? अब देखो क्या होता है उसका जवाब। तो इसके लिए तुमने पढ़ा होगा संप्रासारी, अति परासारी, अल्प परासारी, समदाब परासारी पढ़ा होगा। तो किशमिश के भीतर जल द्रव जो है जल की तुलना में बहुत अधिक सांद्र होता है, सांद्र होगा। अब देखो किशमिश के अंदर जो होगा उसका क्या होगा, हमारा कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि वहां जल की मात्रा कम है, विलय ज्यादा है, और इसी कारण से क्या होगा, जल में डालने पर जल उसके अंदर जाएगा। अभी पढ़े थे ना, जिधर कंसेंट्रेशन ज्यादा कम कंसेंट्रेशन वाले से अधिक कंसेंट्रेशन यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन में विलायक के अनुपास करते हैं, इसी को तो परासरण कहते हैं। तो परासरण की क्रिया द्वारा क्या होगा, किशमिश में जल जाएगा घुस, और जल गया घुस तो जाएगा फुल। क्या हो जाएगा? फुल। फुल हो जाएगा। बे कौन सा फुल? वो वाला फुल है। हाँ, सीधे क्वाट पे ध्यान जाता है, कूट देंगे, बिहार में बंद है। अब फुल मलने का मतलब है फुल जाना। जैसे तुमको कोई खुशी मिलता होगा, एकदम सर जी हम तो फुल गए, अबे फुल नहीं गया, पचक गया। अब तुमको अभी हम पचकाते हैं, अब क्या होगा, यह फुल जाती है। लेकिन अब क्या करो, अब चीनी के सांद्र विलयन में अंगूर को रख दो। अब जैसे चीनी का सांद्र विलयन क्या होगा, कंसेंट्रेशन ज्यादा, अंगूर का होगा कम। तो अब अंगूर का कम है तो अंगूर से पानी जाना स्टार्ट कर देगा कहाँ, चीनी वाले विलयन में। अब अंगूर से बाहर निकलने लगा, अंगूर से बाहर जैसे ही निकलेगा तो अंगूर का पानी गया खत्म, और अंगूर का पानी हो गया खत्म तो क्या होगा, पिचक जाएगा। मान लो तुमको धूप में क्या करे, दौड़ा दे 1 घंटा, जैसे ही दौड़ाएंगे तुमको पसीना निकलेगा, शरीर का पानी हो जाएगा खत्म, और शरीर का पानी खत्म हो जाएगा तो तुम जाओगे पिचक। बात समझ में आया? और पिचक जाओगे तो इसी कारण से क्या होता है, हम जब किशमिश को जल में डालते हैं तो फूल जाता है, और चीनी के सांद्र विलयन में अंगूर को डालते हैं तो पिचक जाता है। बोलो बात समझ में आया? तो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर फिर से प्रेजेंट हो रहा है, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लेने का प्रक्रिया आरंभ किया जाए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांट हॉफ के तनु विलयनों के सिद्धांत को लिखें। तो यहां पर क्या है, वांट हॉफ के तनु विलयन के सिद्धांत को अगर हम लिखने चलेंगे तो ये बहुत सारा लंबा टॉपिक हो जाएगा, और इतना हमको लिखना भी नहीं है। तो इसको हमने क्या किया, कंसाइज किया, मतलब हमने क्या किया, इसको छोटा किया है, और छोटा करके हमने लिखा। अगर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसमें बहुत सारा लॉ है, उतना डिस्कशन हमको अभी नहीं करना है। हमको उतना ही करना है जितना का जवाब हमको लिखना है। अब ज्यादा का जवाब अगर हम लिखेंगे तो हमको दिक्कत होगा, तो इसीलिए हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना जवाब हमको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या है। वांट हॉफ के अनुसार किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था और तनु विलयन की अवस्था में समानता होती है। वांट हॉफ के अनुसार तनु विलयन का प्रासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में डालता है, जबकि उसका आयतन व ताप विलयन के आयतन व ताप के समान होता है। और हमने बताया था परासरण दाब वाला, तो यहां से पाई भी बराबर nRT हम लिख लेंगे। बात समझ में आया? और इसके ज्यादा हमको इसमें डिस्कशन नहीं करना है। अब हम आते हैं वांट ऑफ गुणांक का अनुप्रयोग। इसमें भी हमारा क्या है, वांट ऑफ गुणांक का अनुप्रयोग में हमने देखा है क्या होता है सर जी वांट ऑफ गुणांक में। तो वांट ऑफ ने बताया था जो असामान्य द्रव्य मतलब कुछ संयोजित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, सामान्य द्रव्यमान से क्या हो जाता है, असामान्य हो जाता है। तो इसी को हमने बताया है, असामान्य मानों की व्याख्या करने के लिए वांट हॉफ ने एक नए गुणांक का समावेश किया जिसे वांट हॉफ गुणांक कहते हैं।
इसे आई से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। विलय के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। ये बात हम कितना बार पढ़ा चुके हैं। और यहां हम लिखेंगे जो वांट ऑफ गुणांक का अनुप्रयोग प्रेक्षित मान निकालने में होता है। यानी इसका हमको क्या फायदा हो जाता है? इसका अधिकतर उपयोग हम किस में करते हैं? प्रेक्षित मान निकालने में करते हैं। बात समझ में आया? तो इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा है, धड़ाक से, फटाक से, सटाक से। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है? अब कुछ क्वेश्चन बच गया है जो हम एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करेंगे, तो हम अभी एनसीईआरटी का कर लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो में कुछ एनसीईआरटी और अंतिम में जाकर के हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन कर लेंगे। यानी लगभग हमारा 1 से 2 लेक्चर में, यानी 1 से 2 वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है वो खत्म होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी क्या करना है? टोटल को रिवाइज कर देना है, लिख कर देख लेना है, समझ लेना है और एग्जाम के लिए, रणभूमि के लिए तैयार हो जाना है। तो हमारा क्या है? अल्कोहल एवं जल के विलयन में अल्कोहल तथा जल के अणु अंतर आणविक H बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन यह H2O मतलब जल के अणु तथा अल्कोहल और अल्कोहल H बॉन्ड से क्या होता है? दुर्बल होता है। इस दोनों के बीच में भी H बॉन्ड होता है, इस दोनों के बीच में भी H बॉन्ड होता है, और हमारा अल्कोहल और जल के बीच में भी H बॉन्ड होता है। तो मजबूत कौन सा होता है? अल्कोहल और जल वाला। और H2O अल्कोहल वाला H बॉन्ड जो होता है ऐसे उल्टा हो गया, H2O और अल्कोहल H बॉन्ड से दुर्बल होता है। किसका? अल्कोहल और H2O वाले हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो यहां पर क्या होता है? इससे अणुओं की वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब मान लो कमजोर है तो वाष्प में जल्दी बदलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। अतः यह विलयन राउल्ट के नियम से कैसा प्रदर्शित करेगा? तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आया? यहां वाष्प में वृद्धि हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो जो नॉर्मल था राउल्ट के नियम से, वो हमारा उससे ऊपर ग्राफ जा रहा है, तो धनात्मक विचलन, और उससे नीचे आता तो ऋणात्मक विचलन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रवों में विलीयता हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? मतलब अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो गैस जो होता है वो हमें जल में घुलना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के जो अणु हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, क्या होते हैं? इधर उधर रैंडम भागना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उसमें क्या होता है? गति आ जाता है, और गति आने के कारण गैस के अणु वाष्प के रूप में विलयन को छोड़ते हैं। क्या कर देता है? वाष्प के रूप में छोड़ना स्टार्ट करेगा, विलयन में नहीं रुकेगा,
उसका अणु भागने लगेगा। तो मान लो बच्चा को घर में रखेंगे और उसको टांग हाथ हो गया मतलब दौड़ने वाला हो गया, तो क्या करेगा, इधर उधर भागना चाहेगा, कभी दरवाजे पे जाएगा, कभी आगे जाएगा, कभी रोड पे जाएगा, इधर उधर जाएगा। तो वो घर में रहेगा शांति से? नहीं रहेगा। तो क्या बच्चा घर में रुकेगा? नहीं, बच्चा के घर में रुकने की संभावना कब होगी? जब उसका पैर हाथ नहीं काम करेगा। और जैसे ही उसका पैर हाथ काम करेगा, यानी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका अणु मोशन में आ जाता है, गति में आ जाता है, तो वो वाष्प बनकर विलयन से उड़ने लगता है। तो विलयता क्या होता है, घट जाता है। इसी कारण है जो ठंडे जल में जलीय जीव रहना अधिक पसंद करते हैं गर्म जल की तुलना में। बात समझ में आया? तो बोलो कोई दिक्कत है तो इसको लो स्क्रीनशॉट। हमारा तुम्हारा मिलन फिर होगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बाबा का प्रवचन सुनते रहो, और हल्ला मोहल्ला तक।